नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीप डाउन एनालिसिस से डेटा एनालिस्ट मनीष चौधरी जी। मुद्दा बहुत अहम होता जा रहा है। द सप्लाई चेन across the world is on the verge of getting collapse or on the verge of getting impacted. इसराइल ईरान वॉर ने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है जिसमें पाकिस्तान है रोते हुए आ रहा है घुटनों पे, एंड ऑल्सो चाइना। और चाइना और पाकिस्तान के साथ-साथ तो ऐसा लग रहा है किसी ने गले में फांसी का फंदा डाल दिया यूएस के। क्यों, कैसे समझते हैं मनीष जी से? मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री जी। जैसे ही ये ईरान पे अटैक हुआ उसके बाद ईरान के हाथ में सबसे बड़ा कुंजी है पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को तहस नहस करने का, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कंट्रोल करता है। ईरान के पार्लियामेंट ने पास किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो हम बंद करने जा रहे हैं। और जैसे ही ईरान का ये स्टेटमेंट आता है, जो कि अभी भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है फ्रॉम द सुप्रीम लीडर, सबसे पहले बिल बिलाना चालू करता है वो है पाकिस्तान, जिसके सिपह सालार कुछ दिन पहले ही लंच करके आए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ खाना बनने के लिए न गैस बचेगी न कुछ वहां पे। पानी तो हमने पहले ही बंद कर दिया था, अब अनाज और जो तेल है उसकी भी सप्लाई बंद होने जा रही है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मिडिल ईस्ट हमेशा, उसमें जनरली सबके दिमाग में डेजर्ट और कुछ कुछ चीजें याद आती है, कुछ वॉर याद आता है, लेकिन आप ईरान को इतने हल्के में क्यों नहीं ले सकते हैं। और यूएस के अटैक, यूएस तो वहां से हजारों मील दूर है, लेकिन उसके जो कुछ पालतू हैं अगल बगल में, वो उससे बहुत परेशान हो जाएंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे दुनिया भर का 20% से 25% ऑयल का जो ट्रांसपोर्ट है उसको वो कंट्रोल करता है। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान का 70 to 80% जो उसके सप्लाईज हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाते हैं। एक तरफ से नीचे से वहां पे इंडियन नेवी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एग्रेसिव पोस्टरिंग बनाई हुई है। और अगर आपको समझना हो कि वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान कितना पैनिक करता है, तो कारगिल में हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन तलवार। वहां पे हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया था और पाकिस्तान के पास मात्र 6 दिन का तेल बाकी रह गया था। तो ये ऐसा हालत है पाकिस्तान का और इतना डिपेंडेंस है उस जगह से। और जैसे ही ये न्यूज आती है कि ईरान ऐसा करने वाला है, पाकिस्तान तुरंत अपने बॉस के पास पहुंचता है और बोलता है किसी तरीके से आप इसको खुलवा दीजिए, नहीं तो जब तक आप हमारे एयर बेस यूज करने के लिए आएंगे, हमारे एयर बेस पे ना रिफिलिंग के लिए फ्यूल बचेगा, ना हमारे पास ईंधन बचेगा, ना हमारा देश बचेगा। क्योंकि हम वो 15 दिन में आप एक्शन लेने वाले थे, हम यहाँ पे 5 दिन में हम भूखे मर जाएंगे। तो ये हालत है पाकिस्तान का जैसे ही ईरान से ये न्यूज आती है। उसके बाद पाकिस्तान सिर्फ एकमात्र नहीं है गायत्री जी यहाँ पर, क्योंकि हम बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा नाम है जो कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंस है, वो है चाइना। चाइना का करीब करीब 40 to 45% जो ऑयल है वो इधर से आता है। उसका कारण ये है कि ईरान का 90% ऑयल इंपोर्ट जो एक देश करता है वो है चाइना, इवन दो वो अनऑफिशियल तरीके से करता है। और चाइना यूएस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग कहां पर है? तो चाइना में है। यूएस में सारे कंपनी बैठ करके मलाई खा रहे हैं क्योंकि चाइना में वो सस्ता मैन्युफैक्चरिंग करवा करके वहां पे प्रोडक्ट को वो बेच रहे हैं, या पूरे दुनिया भर में। चाइना में अगर ये यहां से सप्लाई पहुंचना बंद हुआ तेल का, तो सोचिए जो मैन्युफैक्चरिंग, जो बड़े बड़े कंपनी का जो वहां मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, वहां पे क्या हालत होगा। और जैसे ही ये होगा, यूएस का इकोनॉमी जो कि बहुत ज्यादा हेविली चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट है और जो कि धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है टू ए बेटर स्टेट, उस पर भी आते हैं। अगर चाइना यहाँ पर अगर बोलता है कि मेरे पास 45% तेल जो है वो नीचे चला गया, डेफिनेटली आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। और जो बड़े बड़े मार्जिन वो खा रहे थे उस पर बैठ के कि $100 में कोई प्रोडक्ट चाइना में बनाया और यहाँ $1000 में बेचा यूएस में जा करके या देश दुनिया के बाकी हिस्सों में, अगर चाइना ही वहां बोलने लगेगा मैं $500 मुझे लगेगा क्योंकि मेरे पास तेल ही नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ चाइना पैनिक। उसके बाद इनके एक और जो एलाय हैं जापान, उसका भी यहाँ से काफी ज्यादा इस रूट से इंपोर्ट है, क्योंकि 20% पूरा वर्ल्ड का वो कंट्रोल करता है, तो डेफिनेटली इन सारे देशों का होगा। तो जैसे ही यहाँ पर ये कल न्यूज आती है, ऑलरेडी यूएस सबसे पहले पैनिक किया, क्योंकि यूएस के जो इंटरेस्ट एरिया है पाकिस्तान, उसको प्रॉब्लम होगा। यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग जहां जहां जिन जिन देशों के पास है उसमें से चाइना काफी ज्यादा डोमिनेट करता है, उसको प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद जब ये प्रॉब्लम होगा, जो यूएस और वेस्ट जो ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन चल रहा है, अब सोचिए उसके लिए ये कितना बड़ा पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन है।
और एक चीज इसको समझना, अगर किसी को इसको लग रहा हो कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो इसमें एक चीज देखिए, यूएस उस 3 मिलिट्री बेसिस, आई मीन न्यूक्लियर, सो कॉल्ड न्यूक्लियर लोकेशंस पे अटैक करने के बाद काफी बहुत ही साधारण शब्दों में एकदम डिफेंसिव मोड में बोल रहा है कोई मिलिट्री एस्केलेशन नहीं है, इसको वॉर के जैसा मत लीजिए, हमने सिर्फ न्यूक्लियर स्ट्राइक्स किया है और कुछ भी नहीं हुआ है। सोचिए कि इतना मतलब बैकफुट पे क्यों चला जाएगा कोई भी देश। वो पहले से रिक्वेस्ट, जिस जो भारत में बोल रहे थे कि ये लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी का मजाक उड़ाने में अपोजिशन लगे हुए थे, उन्हें देखना होगा कि यहाँ पे इंडिया ने पहले तो ऑपरेशन सिंदूर किया और उसके बाद भी जवाबी हमले में ऐसे ऐसे चीजें की कि वहां पे आज तक भूकंप आ रहे हैं। और यूएस 3 वहां पे एक स्ट्राइक करने के बाद ऑलरेडी डिफेंसिव मोड में रिक्वेस्ट पे पहले आ चुका है कि यहाँ पे और कुछ मत करो। अब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो इसराइल और इसका इक्वेशन वो एक अलग चीज है, जो इसका वैश्विक जो आपका व्यापार है उसमें क्या इम्पैक्ट होगा, ये अगर देखना चाहे तो देख लीजिए कि अभी ऑलरेडी यूएस जो है वो चाइना को रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम उसके सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हो, तुम रिक्वेस्ट करो कि वहां पे वो तुम्हारा ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट्स बंद नहीं करे। और गिवन कि ईरान को चाइना को करना पड़ेगा ये एक्सपोर्ट, तो ईरान उस रूट को बंद नहीं कर सकता है। भले ही ईरान और चाइना के बीच में ये वो जो बोलते हैं ना कि काला बाजारी तरीके से होता है, सैंक्शन है तो उसको अनऑफिशियल तरीके से होता है, लेकिन ईरान का 90% जो इंपोर्ट है वो चाइना लेता है सस्ते दामों पे। तो ये पूरा गेम है जो कि यूएस के पूरा इकोनॉमी जो कि चाइनीज सेंट्रिक, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग सेंट्रिक है उसका। दूसरा जो पाकिस्तान का केस बताया कि अगर पाकिस्तान, मैं जब ये बोल रहा हूं सबको लग रहा है कि क्यों पाकिस्तान बिल बिलाएगा, तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ऑफिशियल न्यूज है कि ऑपरेशन तलवार जब हमने किया था कारगिल के दौरान, सिर्फ नेवी का एग्रेसिव पोस्टिंग इन अरेबियन सी, पाकिस्तान इसलिए उसमें बैकफुट पे आना चालू हुआ क्योंकि वहां पे उसके पास 5 से 6 दिन से ज्यादा का सप्लाई नहीं बचा था, उसके ऑयल रिजर्व्स खत्म हो रहे थे। अब लोगों का ही क्वेश्चन होगा कि ठीक है तुम चाइना को बोल रहे हो इतना स्ट्रगल करेगा, पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, भारत का क्या? भारत ऑलरेडी इस भारत पे आने से पहले मेरे को यूएस का जानना है, क्योंकि भारत तो मैनेज कर लेगा, क्योंकि हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है पिछले 3-4 सालों में बहुत बिल्कुल अच्छे से। जी। बिल्कुल, इसमें देखिए गायत्री जी, जब हम इसमें यूएस का बात करते हैं तो यूएस का आपको मतलब मल्टीपल लेवल प्रॉब्लम्स होगा। सबसे पहले कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग और इस चीज के ऊपर वो लोग बात कर रहे हैं, अगर कहीं से आपका 20-25% दुनिया का सप्लाई है और अगर वो रूट डिस्टर्ब हो गया, तो सोचिए वहां पे पैनिक के कारण जो ऑयल प्राइसेस में स्पाइक होंगे वो किस लेवल पे होंगे। और अगर उस लेवल पे जाएंगे, आप इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, इतना आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, इतने सारे जगह पे ये है, जो मैं चाइना का एक एग्जांपल दिया, दिस विल नॉट जस्ट हैपन कि जो आपके चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है। एक चीज सबको समझना पड़ेगा, यूएस अपना ऑयल रिजर्व स्टोर करके रखता है और मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व को पहले खत्म करना चाहता है और यूज करता है। वहां पे जो 3300 करोड़ का जो अभी प्लेन लेकर के गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस देश से, कतर, अगर आप उस मैप पे देखेंगे गायत्री जी, कतर एक छोटा सा मतलब उसका जितना बड़ा लैंड मास है, उसके पास यही मेन रूट बचा हुआ है जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जो गल्फ ऑफ ओमान और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए निकलेगा। उसके बाद बहरीन, बहरीन के पास भी, बहरीन भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस न्यूक्लियर जो साइट्स पे जो अटैक हुए हैं। उसके पास भी एक छोटा सा एरिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके पास भी वो छोटा वो वही वाला वो पार्ट है जिससे वो अपना ऑयल सप्लाई वो देता है। और अगर ये उसमें दूसरे साइड से ये लोग निकालने का कोशिश करेंगे, उस मैप पे अगर आप देखें, जो एक और साइड है जो रेड सी के थ्रू थ्रू से, जो कि एक रूट है जो यूज होने वाला है, लेकिन वहां पे यमन बैठा हुआ, वहां के हौथीज बैठे हुए हैं उस रूट को डिस्टर्ब करने के लिए। तो यूएस यहाँ पे ऑलरेडी एक पैनिक मोड में चल रहा है कि जब ये होगा, ऑयल प्राइसेस वहां पे ऑलरेडी उनका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत एकदम ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ रिसेशन है। तो ये जब भी ये मतलब ये बंद अगर हो गया तो उनके ऑयल प्राइसेस राइज होंगे, इन्फ्लेशन विल बी स्काई रॉकेटिंग देयर। एनर्जी सप्लाई जो है लगभग लगभग 2 से 2.5 मिलियन बैरल पर डे का जो यूएस का इंपोर्ट है वो उसी रूट के थ्रू है, वो वहां पे जाने वाला है। उसके बाद जो बार बार बात कर रहे हैं यूएसए की वहां पे मैं मिलिट्री ऑपरेशंस करूंगा, मेरे जो वो अपने सारे जो एयर बेसिस पे बनाए हुए हैं, जो टेम्पररी नेवल बेसिस बनाए हुए हैं, उसका ऑयल सप्लाई कहां से करेंगे, वो भी तो उसी के थ्रू था। तो यूएस का पूरा मिडिल ईस्ट गेम और उसका अपना जो इंटरनल जो इंडस्ट्री आउटपुट है, उसका इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी है, सारा जाने वाला है। अब सोचिए अगर आपका गैस प्राइस गायत्री जी 5 से 7
डॉलर पर गैलन चला गया ऊपर, उसका डाउनस्ट्रीम इम्पैक्ट आपके कहाँ कहाँ किस किस जगह पे होने वाले हैं। इसलिए यूएस ये अटैक करते ही नेक्स्ट मोमेंट पे बैकफुट पे आ जाता है कि भाई ये कोई मिलिट्री एस्केलेशन नहीं था, ये हमने सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक किया एंड ऑल ऑफ दैट। और उसमें भी अभी ये नहीं पता है कि सही में वहां पे वो सही में वहां न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे या यहाँ पे न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही थी या नहीं हो रही थी। क्वेश्चन तो ये भी है कि जब इतने बड़े आप बोल रहे हैं जगह पे हमने अटैक किया, तो ईरान ने कोई भी स्क्रैम्बलिंग ऑफ जेट्स क्यों नहीं किया। रिपोर्ट ये है गायत्री जी कि ईरान ने कोई जेट स्क्रैम्बल नहीं किया, कोई रिवर्ट मतलब कोई मिसाइल अटैक्स उनके इस पे नहीं किए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ठीक है चाइनीज सिस्टम था, चाइनीज सिस्टम को पता नहीं चला होगा, यूएस बॉम्बर स्टिल्थ मोड में आए होंगे, लेकिन जब बॉम्ब एक गिरा दो गिरा कुछ तो पता चला होगा, उसके बाद तो कुछ एग्रेसिव एक्शन लिया जाता, लेकिन वो नहीं लिया गया। मतलब कि ईरान को भी पता था कि इनको जो लोकेशन इनके इनपुट में है वहां पे हमने जो भी चीज हमें सेफ गार्ड करना था हमने कर लिया, ये भी अटैक हो जाने दो। उसके रादर उनके पास एक काउंटर एग्रेसिव पोस्टरिंग पॉइंट मिलेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पे ऑलरेडी वो यूएस को ब्लैकमेल करना चालू कर चुके हैं। और यूएस के यहाँ पे ब्लैकमेल करने का मतलब है कि यूएस का जहां जहां पे इंपोर्ट यूएस का डिपेंड करता है, एनर्जी इंपोर्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं और वहां आता है, इंक्लूडिंग टेस्ला, चाइना में टेस्ला बनता है, राइट। उसके बाद वहां पर आप देखिए कि इसके साथ साथ उनके बाकी जितने भी इवन एप्पल का मेजोरिटी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चाइना में, वह दे आर स्ट्रेटेजिकली वो इंडिया में शिफ्ट करने वाले हैं। साउथ कोरिया भी वहां से उसका भी इंपोर्ट जाता है। जापान, इनके सारे एलाइज कंट्रीज का वहां से डिपेंडेंस है काफी ज्यादा। भारत का वहां पे क्यों नहीं, और बाकी इनके एलाई कंट्री में एक प्रॉब्लम है कि हमने रसिया को बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर बनाया है। रसिया से हमने इंक्रीज करते करते जो हमारा इराक, सऊदी अरब, कुवैत और इस सब पे डिपेंडेंस था, इराक हमारा बहुत बड़ा अभी भी ऑयल सप्लायर है, उसके जगह पे हमने उसको डिक्रीज करते 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 हमने रसिया का शेयर जो पहले 15% 12% था उसको हमने 35 to 40% पर हम लेके गए, क्योंकि हमें डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है और रूट रिलेटिवली सिक्योर्ड है, उस रूट में कुछ कोई भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जो ये वाला रूट है गायत्री, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं, यही अगर आप मैप को देखें तो यहाँ पे यूएई, इराक, कुवैत, बहरीन है, वो जो छोटा सा कुवैत के जस्ट नीचे जो एक दिख रहा है, ये सारे इस चीज को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। अब इसका दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गायत्री जी कि अगर हो गया तो इंडिया का यहाँ से जो अभी जो 25 से 30% जो ऑयल इंपोर्ट है उसका क्या होगा इम्पैक्ट। उसका एक अल्टरनेटिव है जो कि काम करेगा यहाँ पर, वो ये है कि सऊदी अरब ने अपने ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला ये जो हम देखते हैं इसको पर्सियन गल्फ बोलते हैं, गल्फ ऑफ पर्सिया, यहां से ये जो रेड सी है जहां से आपने येलो कलर का लाइन पास किया है, यहां से सऊदी अरब ने ईरान इराक वॉर के टाइम में एक बनाया था ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन, जिसका कैपेसिटी है 6 मिलियन बैरल पर डे का, और वो अभी हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी वो ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्किप करने के लिए वो क्या करेगा कि वो जो व्हाइट लाइन और जो येलो लाइन के बीच में इन्होंने एक बनाया हुआ है जो पहले गैस के लिए था, उस गैस के जगह अब उसको पेट्रोलियम के लिए भी वो यूज हो सकता है, तो वो उसको यूज करेंगे। बट डेफिनेटली दैट विल एड अप टू सम कॉस्ट, बट ऐसा नहीं होगा कि इट विल कंप्लीटली डिसरप्ट। और इंडिया के जो ऑयल रिजर्व्स हैं और जो हमारा ऑयल सप्लाईज है जिसका कि हम 70% बाहर के रूट से होता है, फिर 20-30% के अराउंड, फिर भी हमारा 20 से 30% इस रूट के ऊपर डिपेंडेंस है जो कि हम इराक और सऊदी अरेबिया से लेकर के आते हैं। उस चीज को इस पेट्रोल लाइन के थ्रू इंडिया डाइवर्सिफाई करके, एंड गिवन अरेबियन सी में वी हैव गुड नेवल प्रेजेंस एंड वी कैन सेफली स्कॉट, अगर कोई ऐसा नीड हुआ फॉर व्हीकल्स तो वो हमारा स्कॉट होकर के, दैट्स व्हाई देयर वोंट बी मेजर डिसरप्शन। बिल्कुल आपने जो सही पिक्चर दिखा है यही इसी की मैं बात कर रहा था। ये पर्शियन गल्फ और इसके बीच ये जो रेड सी है, जो व्हाइट एरिया, ये लाल सागर आता है, इसके बीच ये लाइन बनाया गया जहां से आप निकाल करके अरेबियन सी के होते हुए इंडिया इंपोर्ट कर सकता है। इसी रूट को बाकी लोगों ने भी यहाँ पर नजर बनाया हुआ है कि हम भी इसी को यूज करेंगे। बहुत अच्छा है, आप यूज कीजिए, लेकिन दिक्कत यह है ये जो नीचे एक दिख रहा है ये यमन है और यहाँ पे हौथीज बैठे हुए हैं अटैक करने के लिए, ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दिया है कि हम शिप्स पे अटैक करेंगे, तो ये इतना इजी नहीं होने वाला है इस रूट को यूज करना। मतलब ऑल्टरनेट्स लोग ढूंढ रहे हैं बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ऐसा लग रहा है, राइट?
इट वोंट बी इजी, उसका कॉस्ट होगा गायत्री जी, क्योंकि और पर्टिकुलरली यूएस के लिए वो कॉस्ट बड़ा होगा। और सबसे बड़ा दिक्कत ईरान का देख लीजिए, ये सऊदी अरब ये रूट ईरान को नहीं यूज करने देगा। ये रूट कुवैत यूज कर सकता है, मे बी यूएई टू सम एक्सटेंट यूज कर सकता है, लेकिन ईरान जहां से चाइना का बहुत बड़ा सस्ता तेल जा रहा था इतना दिन तक बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, वो तो यहाँ पे अभी नहीं होने वाला है। पाकिस्तान का तो पूरा दाना पानी सब वहां से चलता है, जो उसका मिडिल ईस्ट से सारा जो सप्लाई एंड सपोर्ट है वो उसी के थ्रू है। वो तो इधर से नहीं आएगा, इधर से तो सिर्फ पेट्रोल आ सकता है इस वेस्ट आप कह रहे हैं पाइपलाइन कि से। जैसे वहां से ऑयल निकालकर रियाद से होते हुए राबेग और रेड सी में यानबू आकर, पे आता है, ये जो यानबू है इस यहाँ पे हाँ, आता है और यहाँ से फिर वो निकलता यहाँ है। से फिर रेड सी से, और नीचे जहां से इनका स्ट्रेट ऑफ बॉब, बॉब लिखा हुआ है, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बॉब और हाँ, मंडे भी लिखा हुआ है, वहां से आप बाहर आ गए इंडियन ओशन में, राइट? तो ये अरेबियन वाला सी में आएंगे और फिर नीचे आके इंडियन ओशन। हाँ, हाँ, वही अरेबियन पार्ट, अरेबियन सी ऑफ द इंडियन ओशन, हाँ, वहां से निकल के फिर आपके लिए रास्ता वही मलक्का स्ट्रेट एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग बिल्कुल कैरी। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब यमन में हाउतीज बैठे हुए हैं तो वो चाइनीज को जाने देंगे, आई थिंक पाकिस्तानीज को भी जाने देंगे, बट जाने देंगे या फिर क्या अब क्या हो सकता है? ऑप्शंस क्या है? गायत्री जी, पाकिस्तानी को अब वो जाने देंगे या नहीं, ये अभी अब क्वेश्चन मार्क है। अभी तक था कि जाने देंगे, लेकिन अभी वो अभी तक क्वेश्चन मार्क में आ चुका है। देखिए, जी चाइना एक ऐसा देश है, वो कहीं ना कहीं से वो इस सारे चीजों को वो एस्टिमेट करके वो फिगर आउट किया होगा अपना रूट। और वो सबसे पहले यूएस को ही वो ब्लैकमेल करेगा कि ये रूट को तुम यहाँ पे जो भी तुम्हें करना है करो, बट खुलवाओ। ये इतना आसान नहीं होगा फॉर चाइनीज, और पर्टिकुलरली यमन में जो हौथीज बैठे हुए हैं, वो यहीं पे घात लगाए बैठे हुए हैं। तो इस रूट को इंडिया समहाउ यूज कर पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रल स्टैंस ऑन दिस होल सिचुएशन। बट क्या इस रूट को बाकी ये लोग यूज कर पाएंगे कि नहीं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। चाइना चाइना फिर भी अपने लिए कुछ ना कुछ फिगर आउट कर चुका होगा। जो सबसे पहले जो इसमें कुटाएगा इस बीच में वो है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ आता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। और जब इतना बड़ा ईरान नहीं पड़ा था तब भी हमने उसको पकड़ के रखा हुआ था 1999 में। तो सोचिए, अभी तो भारत वैसे ही उससे 4 गुना ज्यादा पावर और एग्रेशन में वहां बैठा हुआ है, और ईरान को उसने पीछे में छुरा खोपा है। और यूएस अभी क्या करेगा, यूएस का वही इतने सब जब से ये अटैक हुआ अभी तक अचानक से यूएस बैकफुट पे कैसे चला गया? बैकफुट पे एटलीस्ट जो उसके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसका मतलब ही है कि यूएस को पूरा ये सारे प्रॉब्लम्स आंख के सामने दिख रहे हैं। और इसलिए यूएस से रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहा है गायत्री जी, क्योंकि ऐसा नहीं है यूएस बहुत सबके लिए पाकिस्तान उसको प्रायोरिटी पे है। पाकिस्तान से ज्यादा उसके जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वहां पे प्राइस राइज होगा। उसके जो इमीडिएट एलाइज हैं, जिसको वो बोल रहा है कि तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, वो लोग इससे सबसे पहले स्ट्रगल करने का कोशिश करेंगे। और जब ये होगा तो यूएस जो कि अपना तेल बचा करके बाकी से इंपोर्ट करवा रहा था, दोज आर गोइंग टू फेस द नंबर वन चैलेंज, क्योंकि यूएस का पूरा इकोनॉमी जो इंपोर्ट अपना तेल बचा के लास्ट में खर्च करना और मिडिल ईस्ट का यूज करना, उस पर प्रॉब्लम होगा। और एक एक और चीज चीज यहाँ जो पे, इससे यूएस को गायत्री जी पैनिक करवा रही है वो ये है कि यूएस की जहां जहां से पैसा और इतना 142 बिलियन डॉलर का डिफेंस डील, इतना सारा इंपोर्ट, उस सब का बिजनेस भी तो इम्पैक्ट हो रहा है उस जगह से। कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन। चीज यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है नोट करने की, कि यहाँ पे ये भी तो हो सकते थे टेक अ मिलिट्री रिस्पॉन्स, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट हैज बीन कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन साइड्स, वो देखने की जरूरत है। काफी भारी भरकम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो लोग हॉर्मुज को लेकर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और हुई है कि जब पहली बार इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, दे कॉल्ड अप मोदी जी एंड दे ब्रीफ्ड हिम अबाउट द सिचुएशन। जब ईरान ने रिटालिएटरी अटैक किया, दे कॉल्ड अप मोदी जी एंड दे ब्रीफ्ड हिम अबाउट द सिचुएशन। अभी जब परसों नरसों जो रिटालिएशन इन्होंने करना शुरू किया था आफ्टर द अटैक, तो दैट शोज कि वी हैव बीन मेंटेनिंग अ बैलेंस साइड। एंड जैसा कि मैंने अपने पहले शोज में भी कहा था, देखिए द काइंड ऑफ जीनोसाइड दैट ईरान हैज बीन डूइंग, उसमें कोई माफी नहीं है। कोई माफी नहीं है कि आप लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स बनाकर आप उनको मार दीजिए, लड़कियों का रेप करवाइए जेल्स के अंदर, कोई माफी नहीं है। कहीं से कहीं तक कोई माफी नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू जियो पॉलिटिक्स, आपको अपने पर्सनल रिएक्शंस को थोड़ा सा साइड करना पड़ता है। हमारे लिए दोनों जरूरी है। हमने अपने पिछले शोज में कवर किया है क्यों दोनों जरूरी है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट व्यूअर्स टू प्लीज गो एंड वॉच 2 शोज। अरिंदम मुखर्जी के साथ एक मैंने किया था और दूसरा मैंने आदित्य भाई जी के साथ किया था।
दोनों हमारे लिए बहुत नेसेसरी हैं। अब यहाँ पर जब बात आती है, द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज सो स्ट्रेसफुल एंड सो नेसेसरी, इम्पेरेटिव पूरे वर्ल्ड के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूएस। वो इस बात से नजर आता है जो उनका स्टेटमेंट आया है, मिलिट्री रिस्पॉन्स इज नॉट रूल्ड आउट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। they may directly or through allied forces they might intervene to open the reopen the strait. चाइना से तो अभी मतलब दे हैव जस्ट स्पोकन टू चाइना टू फोर्स और प्रेशराइज ईरान, और उन्होंने कहा भी ना कि इट विल बी इकोनॉमिक सुसाइड फॉर ईरान अगर ईरान ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये यूएस के लिए ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है कि पूरा का पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, कॉस्ट राइज हो जाएंगे। हो सकता है चाइना बहुत सारी चीजों को रोक दे सप्लाई करना। रिमेंबर, जब आपने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सोचा तो आप ये चीज भूल गए कि किसी भी चीज के ऊपर ओवर डिपेंडेंस उस बंदे को या उस इंस्टीट्यूशन को, उस कंट्री को आपको ब्लैकमेल करने का मौका दे देती है। और एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आज चाइना है, तभी तो हाथ जोड़कर ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर में ये लोग बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकन। द एंटायर, अगर अदृश्य राज की बात करूं, वो ईरान को जाते हुए नहीं देखना चाहते। दे डोंट वांट ईरान टू गो डाउन। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक चीज और मनीष जी, यहाँ पे द रीजन टू फाइट इज डिफरेंट। अमेरिका और यूरोप इस फाइट में ऑयल और गैस को कब्जा करने के लिए फाइट कर रहे हैं, राइट? वो चाहते हैं कि, क्योंकि ऑयल और गैस बहुत क्रूशियल है उनके लिए, वो चाहते हैं कि वो कब्जे में आ जाए। उनको ये नहीं एक्सपेक्टेड था कि ईरान इतना फियर्स रिस्पॉन्स देगा। उनको लगा था ईरान थोड़ा मोड़ा करेगा एंड दे विल बैक आउट। वैसा हुआ नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अमेरिका को लगता है कि हर जगह उनकी धाक चल जाएगी, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। बट नेतन्याहू के लिए उनकी न्यूक्लियर उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो दोनों का रीजन, एक का इकोनॉमिक है, एक का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दोनों का रीजन फाइट करने का अलग है। जी देखिए, यूएस क्या करता है ना, वो हर एक जगह पे अपने फायदे के लिए आपको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्रिएट करवाएगा। अब आप देखिए, वो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट रखने के लिए डेफिनेटली देयर इज एन बाउंड्री डिस्प्यूट, देयर इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो नहीं बोलूंगा, बट डेफिनेटली जिस टाइप का चाइनीज माइंडसेट है, एक्सपेंशनिज्म एंड ऑल, तो वो प्रॉब्लम है। उस चीज को वो क्या करता है कि वहां पे वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट को आपके एग्जिस्टेंशियल इंटरेस्ट के साथ हमेशा जोड़ के रखता है। पूरा सोचिए, पूरा जो वेस्ट था, अगर आप वर्ल्ड वॉर उठा करके देखें तो पूरा वेस्ट को उसने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि यू हैव एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम नाजी, एंड वो ऐसा नहीं है कि नहीं था, उसने क्रिएट किया, वो थ्रेट था, उस थ्रेट को उसने अपना बिजनेस इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट बनाया वेस्ट को, अब तुम्हारा थ्रेट है यूएस, तो सॉरी यूएस से ने बताया कि रसिया आपका थ्रेट है, तो पूरा वेस्ट को अलाइन कर लिया कि तुम सब कुछ मेरे हिसाब से करो क्योंकि रसिया तुम्हारा थ्रेट है। अब उसने मिडिल ईस्ट में सबसे पहले थ्रेट किसको बनाया? सद्दाम हुसैन को, कि वहां पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो बना रहा है। और उसके बाद इसराइल का डेफिनेटली प्रॉब्लम रहा है, ऐसा नहीं है कि इसराइल के साथ मतलब अति नहीं किया है इन लोगों ने, हुआ है प्रॉब्लम, जेनोसाइड ईरान ने किया, सारा चीज उसमें है। लेकिन क्या यूएस सही में इसराइल के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के लिए वहां पे लड़ रहा है? ये एक क्वेश्चन है जो सबको पूछना चाहिए। द आंसर इज नो। ईरान एक बहुत बड़ा अंडर यूटिलाइज्ड सैंक्शंस के कारण अंडर यूटिलाइज्ड ऑयल रिजर्व्स रहा है। अब सोचिए कि 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन हो गया। उस रिवॉल्यूशन के बाद जब पूरा दुनिया भर में, तब तक इतना बड़ा ना चाइना बना था ना भारत बना था कि इतना ज्यादा एनर्जी नीड्स हो। जब तक एनर्जी नीड्स बनता तब तक वहां रिवॉल्यूशन हो जाता है और वो अमेरिका का कंट्रोल खत्म हो जाता है वहां पर। और जब लगा कि पूरा एशिया में, साउथ एशिया में, चाहे भारत हो, वियतनाम हो, चाइना हो, बांग्लादेश, बिफोर दिस रेजिम में जो भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के बड़े हब्स बन रहे थे, उनका जब एनर्जी नीड आया, फिर उसके बाद अमेरिका रियलाइज करते हैं, अरे यहाँ तो सैंक्शंस करके मैं अभी रोक देता हूँ, लेकिन एक टाइम आएगा कि इसको मैं कंट्रोल करूंगा और तब यहाँ पे मैं सप्लाईज करूंगा। रसिया पे भी इन्होंने उसी टाइप का ये किया कि इसको ऑयल रिजर्व्स को, लेकिन रसिया इज टू बिग फॉर देम टू कंट्रोल लाइक दिस, लाइक ईरान। रसिया को ऐसा नहीं कर सकते। अगर रसिया ने सही में बंद कर दिया तो पूरा यूरोप अगले दिन कोलैप्स कर जाएगा। अगर सही में सब कुछ वो लोग रसिया से पूरा एनर्जी सप्लाई अपना खरीदना बंद कर दिए तो यहाँ पर यूएस हमेशा आपके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के साथ अपना बिजनेस इंटरेस्ट जोड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किसी का भी वहां पे गलत था, लेकिन यूएस जब आता है कि मैं आपको इस चीज से बचा रहा हूं, वो आपको समझना पड़ेगा, वो ऐसा नहीं है।
यूएस वहां पे आता है, क्योंकि जिसके साथ आपका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यूएस का उसके साथ कोई और इंटरेस्ट है, वो हमेशा ये ढूंढने में उसका एक पूरा प्रोसेस रहता है कि मैं कहाँ से वो दोनों को एड अप करूं। यूक्रेन को इन्होंने फ्रंट बना करके जो लड़वाया, उसमें भी इन्होंने ऐसा ही ड्रीम दिखाया कि तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है रशिया, ये पूरा का पूरा यूरोप को ले जाएगा अपने अंदर, और उसमें पूरा यूरोप तब से लड़ रहा है, और दोनों पैसा कमा रहे हैं, वो अलग बात है। सेम इसराइल का डेफिनेटली देयर इज अ थ्रेट, बट वो इसराइल को भी इतना तोड़वा देगा कि भाई तुम्हें भी मेरा जरूरत है, ईरान को भी बोलेगा कि देखो तुम्हें सरवाइव करने दूंगा, लेकिन व्हाई डोंट यू गिव अस सम बिजनेस, सम पार्ट ऑफ द बिजनेस आउट ऑफ इट। सिमिलरली आप देखिए इराक में क्या हुआ, सद्दाम हुसैन को आप में हटा करके जो रिजीम आया, उससे भी खतरनाक आईएस आ गया, आप उससे लड़ रहे हो। सीरिया में आप लड़ते लड़ते सीरिया को तोड़ फाड़ के आप उसमें कुछ बचा नहीं, ऐसा हालत कर चुके हो। तो ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडी रहा गायत्री जी, उसमें सबसे बड़ा हमेशा बिजनेस इंटरेस्ट रहता है। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ईरान शुड ईरान हैव न्यूक्लियर वेपन? एब्सोल्युटली नो। वो एक रिजीम है जो कि एक रेडिकल रिजीम है, उस चीज को कहीं से भी हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। बट कैन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया इस चीज को अफोर्ड करे कि वहां पे पूरा मिडिल ईस्ट यूएस वेस्ट के पपेट कंट्रोल में हो? द आंसर इज ऑल्सो नो फॉर दैट। हम लोग वो उस चीज को भी, अगर वैसा भी वहां सिचुएशन होता है, फिर भी वो भी हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक उनका प्रोजेक्ट पाकिस्तान हमारे नाक के नीचे बैठा हुआ है, और उसके साथ अगर एकमात्र वहां रेजिस्टेंस है जो कि पूरे यूएस और वेस्ट के इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट कर रहा है, तो वो है ईरान। और वहां पे भी अगर ऐसा आता है तो विल हैव टू बी ट्रेड वेरी, मतलब बहुत ही केयरफुल ये सिचुएशन है, बहुत ही डिप्लोमेटिक सिचुएशन है। बाकी हर एक सिचुएशन, जब इसराइल हमास में गाजा पट्टी में फिलिस्तीन में लड़ती है, तो भारत के लिए, हमारे लिए बहुत आसान है उसमें, चाहे वो इमोशन हो, चाहे एग्जिस्टेंशियल जो हम प्रॉब्लम, रेडिकल थॉट प्रोसेस को देख रहे हैं, उसमें हमारे इसराइल को सपोर्ट करना इट्स मतलब नो ब्रेनर। लेकिन जब ये लड़ा है, इसराइल और ईरान का लड़ा है, तब भी हमारे लिए रिलेटिवली इजी है सोचना गायत्री जी कि इसराइल और ईरान का लड़ाई है, हम वहां पे उस एक्सट्रीम, उस रेडिकल थॉट के अगेंस्ट हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ये लड़ाई यूएस और ईरान की होती है, यूएस वेस्ट एंड ईरान की होती है, उस टाइम में फिर हमें वहां पे दिमाग को भी बहुत एक्टिवली इंगेज करना पड़ेगा कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है वहां पर। किसी के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को बना करके कोई अपना बिजनेस इंटरेस्ट साध रहा है, और वहां पे उस पूरे एरिया के एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि यूएस के लिए सबसे बड़ा पैनिक स्टेट ये था कि अगर ईरान, जो कि बड़ा एक एनर्जी रिसोर्स है, अगर वो एनर्जी सप्लाई चालू कर दिया और रशिया दूसरी तरफ है, तो डी डॉलराइजेशन, तो जो थ्योरी है वो रियलिटी बनने में समय नहीं लगेगा। जी। तो अब इस वक्त यूएस बुरी सिचुएशन में है, चाइना भी इस वक्त फंसा हुआ है, उनको भी समझ नहीं आ रहा है। मे बी दे विल ट्राई एंड टुगेदर क्रिएट अ प्रेशर ऑन ईरान, बट मुझे लगता नहीं है कि ईरान बज आउट करने की सिचुएशन में है। रीजन कि ईरान इस वक्त अकेले लड़ रहा है। वैसे तो उम्मा 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 चुम्मा करके ये लोग सब, हम 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम ये हैं वो हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, सब कुछ होता है, बट जब बात आती है खड़े होने की साथ में, तो सब भाग लिए हैं। इस वक्त कौन है ईरान के साथ में? चाइना एंड रशिया लुक्स लाइक दे माइट प्रोवाइड न्यूक्लियर वेपन्स, जो सुनने में आ रहा है, बट कितना सच है कितना झूठ है, विल वेट फॉर सम ऑफिशियल न्यूज टू कम इन, बिकॉज ये सब बातें अभी बैकग्राउंड में हाई लेवल पे सुनने में आ रही हैं, बट कंफर्मेशन नहीं है। इट्स नॉट कंफर्म्ड राइट नाउ, सो लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।